आज हम चैप्टर फर्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग is very important and the very spread of democracy. So first we have to try to understand what is power sharing. पावर शेयरिंग में से हम पहले डिस्कस कर लेते हैं केवल शेयरिंग को। आप जानते होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग। नॉर्मली बांटना, हम किसी चीज़ को बांटें वो शेयरिंग होता है। और जब हम शेयर करते हैं किसी भी चीज़ को तो डिस्प्यूट बहुत कम होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि घर में मान लीजिए एक भाई और एक बहन हैं और उनके फादर एक चिप्स का पैकेट लेकर आए और वो चिप्स का पैकेट अकेले ही भाई खाने का प्रयास करे तो भाई और बहन के बीच में विवाद हो जाएगा, और अकेले बहन खाने का प्रयास करे तो भी विवाद हो जाएगा। और यदि वो दोनों उस पैकेट को शेयर कर लें, 50-50% ले लें, तो विवाद नहीं होगा, दोनों आराम से चिप्स खाएंगे। तो ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको घर से। अब देखिएगा, जिस भी घर में किसी एक बच्चे को इग्नोर किया जाता है, उससे कोई चीज़ शेयर नहीं की जाती है, तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स का भी विरोधी हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम देश की बात करेंगे, देश में अगर जो पावर है वो शेयर नहीं होगी तो जिस ग्रुप को पावर नहीं मिलेगी वो ग्रुप असंतुष्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट के खिलाफ सोचने लगेगा। इसलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पावर शेयरिंग की जो थिंकिंग है वो कहाँ डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, तो हम देखते हैं एंशियंट टाइम में केवल मोनार्कीज थी, राजतंत्र, और राजा जो होता था, मोनार्क जो होता था, किंग जो होता था, वो एब्सोल्यूट पावर रखता था। सारी पावर राजा के अंदर होती थी, राजा जो कहता था वही कानून होता था। किंतु जब इस दुनिया में डेमोक्रेसी का आइडिया आया तो जो पुरानी सोच थी वो बदली, और अब क्योंकि डेमोक्रेसी की आत्मा, उसका बेस ही पावर शेयर है। आप जानते हैं डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सबसे बड़ी पावर डेमोक्रेसी में पीपल में है, जनता में है। तो जनता के बीच में पावर बटी हुई होनी चाहिए और जनता के सभी ग्रुपों के बीच में पावर बटी हुई होनी चाहिए। अब पावर क्यों बटनी चाहिए? अगर नहीं बांटी जाएगी तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो समझने के लिए हम सबसे पहले यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम के विषय में पढ़ेंगे। देखिएगा, बेल्जियम यूरोप का कंट्री है जहां की पॉपुलेशन ओनली 1 करोड़ है। हमारा एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, लेकिन बेल्जियम जो एक देश है यूरोप का, उसकी पॉपुलेशन मात्र 1 करोड़ है। और उस 1 करोड़ में भी 59% जो बेल्जियंस हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है, जबकि 40% जो बेल्जियन पॉपुलेशन है वो वॉलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। तो इट मीन्स ओनली 1 करोड़ पॉपुलेशन में भी वहां पर 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। फर्स्ट डच स्पीकर जो कि मेजॉरिटी में है, सेकंड
फ्रेंच स्पीकर, थर्ड जर्मन स्पीकर। और जो कैपिटल सिटी है जिसे ब्रुसेल्स बोलते हैं, वहां पर 80% लोग तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब जरा हम बेल्जियम का मैप देख लेते हैं, मैप से और क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो येलो कलर है ये फ्रेंच स्पीकर्स दिखाए गए हैं और ये 40% हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये लोग, ये जो एरिया है ये वोल्निया रीजन कहलाता है, यहां पर फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं। जबकि आप साउथ में देखिए बेल्जियम के, वो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, सॉरी येलो कलर जो है वो डच स्पीकर्स का है नॉर्थ में, और जो साउथ है वोल्निया रीजन है वो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है। बीच में आप देखिएगा कैपिटल दे रखा है, जो कैपिटल है इसका, और कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच स्पीकर्स हैं, जबकि 20% लोग डच स्पीकर्स हैं। और देखिएगा कुछ एरियाज दे रखा है साइड में जो क्रॉस हो रहा है, वो 1% के करीब लोग जर्मन स्पीकर्स हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम शुरू हुई डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच। प्रॉब्लम का कारण क्या था? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speakers and the French speaking communities during 1950s and 1960s. बेल्जियम में हुआ क्या? जो कम थे संख्या में फ्रेंच स्पीकर्स, वो पावरफुल थे, पैसा उनके पास ज्यादा था, एजुकेशन में वो आगे थे, तो जो संख्या में ज्यादा थे उन्हें इस चीज से बुरा लगा। इससे उनके बीच में टेंशन हो गई और 1950s में और 1960s में बहुत ज्यादा टेंशन रही। और ये जो टेंशन थी, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital. पूरे देश में तो डच स्पीकर मेजॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में डच स्पीकर माइनॉरिटी में थे। ये स्पेशल प्रॉब्लम थी, इसलिए सबसे ज्यादा टेंशन जो ब्रुसेल्स में थी। अब हम देख सकते हैं ऐसे हालात में बेल्जियम में क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए बेल्जियम के जो डच स्पीकर्स हैं वो ये चाहें कि हमारा ही राज्य चलेगा, क्यों? संख्या में हम ज्यादा हैं, हमारी ही बात मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि संख्या में हम ज्यादा हैं। तो इससे क्या होगा? जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उनसे संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, तो रिजल्ट होगा कंट्री का पार्टीशन लैंग्वेज के बेस पर हो जाएगा। देखिएगा वर्ल्ड में बहुत सारे देश बटे हैं, हमारा ही देश है रिलीजन के आधार पर 1947 में 2 पार्ट में बट चुका है, तो देश टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखते हैं बेल्जियंस ने किया क्या उन्होंने आपस में संघर्ष किया या कोई और सोल्यूशन निकाला। देखिएगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एकोमोडेशन मीन्स होता है साथ साथ रहना। बेल्जियंस के जो लीडर्स थे उन्होंने संघर्ष के रास्ते को नहीं अपनाया, उन्होंने साथ साथ रहने का तरीका खोजा। क्या किया? बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियंस लीडर्स amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. वहां के लीडर्स ने 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार संशोधन किया और ऐसा अरेंजमेंट कर लिया जिससे एक ही देश में वो सब मिलकर साथ साथ रह सकें। अब क्या अरेंजमेंट्स किए उन्होंने, वो हमें देखना है।
देखिएगा जो संशोधन किया उन्होंने उसमें किस तरीके का मॉडल उन्होंने तैयार किया, एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिसाइड किया गया एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोज कीजिए अगर 10 मंत्री होंगे तो 5 डच स्पीकर होंगे और 5 फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और जो भी स्पेशल कोई कानून बनेगा वो कोई एक मेजॉरिटी नहीं बना पाएगी बल्कि दोनों मेजॉरिटी का लोगों की सहमति से ही कानून बनेगा। Thus no single community can make decisions unilaterally। इसलिए कोई भी एक डिसीजन, एक कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच स्पीकर कुछ डिसीजन लेने सेंट्रल गवर्नमेंट में या डच, दोनों मिनिस्टर्स की सहमति चाहिए, ऐसी इन्होंने व्यवस्था की। देखिएगा सेकंड, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो मैंने बताया था 2 एरियाज थे, एक तो फ्लेमिश रीजन था और एक वोलोनिया रीजन था। देखिएगा जो फ्लेमिश रीजन था वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, एक स्टेट बना दिया गया, एक वॉलोनिया स्टेट बना दिया गया, उसको भी पावर दे दी गई। और ये दोनों स्टेट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ले रहे थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थे। यानी कि स्टेट लेवल पर जहां पर फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, जहां डच स्पीकर्स ज्यादा हैं वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation। एक तीसरी सरकार बनाई केवल ब्रुसेल्स के लिए, जैसे हमारी दिल्ली में है जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, ऐसे ही ब्रुसेल्स की बनाई गई। और वहां पर भी डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि अगर 10 मंत्री होंगे तो 5-5 ही होंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स because the Dutch speaking community has accepted the equal representation in the central government। अब देखिएगा मैंने बताया ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे लेकिन उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया डच स्पीकर को। क्यों? क्योंकि पूरे देश में डच स्पीकर संख्या में ज्यादा थे लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, इसलिए ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, German speaking, no matter where they live। इसके अलावा एक चौथे लेवल की भी सरकार उन्होंने बनाई और उसे बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में वोट कौन करेगा, किसकी गवर्नमेंट होगी, डच स्पीकर भी, फ्रेंच स्पीकर भी, और जो 1% रह गए थे ना जर्मन स्पीकर्स, उनको इसमें प्रतिनिधित्व दे दिया गया। वो चाहे कहीं भी रहते हो वो सब मिलाकर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर्स क्या दी गई, देखिए, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। यानी कि संस्कृति से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और भाषा से संबंधित जो मुद्दे होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर बेल्जियम के लोगों ने आपस में पावर्स को बांट लिया, आपस में लड़ाई नहीं की और रिजल्ट ये हुआ इसका कि